हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके साइम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे सेक्शन ए का सेकंड लेक्चर है जो कि मैं आज आपको डिलीवर करने वाला हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको सेक्शन ए स्टार्ट करवा दिया था, हमारा ऑफिशियली बैच स्टार्ट हो गया सीएमए यूएसए सेक्शन ए का। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने वाला है। ठीक है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको क्या कहता हूँ स्टार्ट करवाने वाला हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था पार्ट वन का। ठीक है, पार्ट वन का एक ओवरव्यू दिया था कि भैया पार्ट वन में हम पढ़ाई कैसे करेंगे, सीक्वेंस क्या होने वाली है, पैटर्न क्या फॉलो होने वाला है ना, ये सब हम चीजें फॉलो करेंगे, है ना। मैंने आपको बता दिया था, एक रोड मैप बता दिया था। आज हमारा ऑफिशियल लेक्चर स्टार्ट है। पहला टॉपिक यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको कराऊंगा। बेटा आपको जो भी स्टडी मटेरियल फॉलो करना, आप स्टडी मटेरियल फॉलो कर सकते हैं, सारे ही स्टडी मटेरियल बेस्ट है। मेरे जो सैम फाइनेंशियल क्लासेस में मैं आपको लेक्चर्स डिलीवर करूंगा उसमें सारा मटेरियल कवर्ड है बेटा। आईएमए का जो एलएमएस है बेटा, जो जो टॉपिक्स है मैं वो सारा आपको एक एक करके दिखाऊंगा, ना कम ना एक ज्यादा। ठीक है, सारा का एग्जैक्ट जो भी है वो पूरा का पूरा करके दिखाऊंगा। थ्योरी भी हम पूरी कवर करेंगे, एक एक चीज कवर करेंगे। ऐसा है ही नहीं कि आपको ऐसा नहीं सर ये मटेरियल इसमें दे रखा उसमें नहीं दे रखा, आपने पढ़ा है। बेटा मैं जो भी कराऊंगा आपको सारे मटेरियल में वो चीज मिलेगी ही मिलेगी, कोई कमी हो ही नहीं सकती। ठीक है, सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, जो भी एग्जांपल्स वगैरह होंगे वो मैं आपको कराऊंगा। चलिए अपना आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं बेटा। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक है। यूजर्स बेटा, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे आपको बताने। यूजर्स मैं आपको बता देता हूं बेटा, यूजर्स दो टाइप के होते हैं। यूजर्स बेटा टू बी ऑनेस्ट दो टाइप के होते हैं, इंटरनल बेटा, एक तो इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। बेटा इंटरनल और बड़ा बड़ा लिख दिया। ठीक है, इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। अभी यूजर्स कौन होते हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे, बात वो नहीं है इंटरनल कौन एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब बेटा अंदर के लोग, मतलब अंदर के यूजर्स। अरे ये यूजर है क्या, ये अरे सर आप ये यूजर यूजर बोले जा रहे हैं, यूजर है क्या बेटा? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, ओवरव्यू दे दिया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते क्यों है ना, ये सब मैंने एक आपको बता दिया था। इसको यूज क्यों है वो भी मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा समझाया था। आज और इन डिटेल में थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। चलिए बताता हूं बेटा, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ऑब्वियसली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, मैंने आपको बोला था जैसे बेटा आप स्कूल में पढ़ाई करते हो, पूरे साल आप परफॉर्म करते हो, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा आप परफॉर्म अच्छा कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये भी तो है। तो उसके लिए बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी आपकी रिपोर्ट बनाई जाती है, रिपोर्ट कार्ड, एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड। उस रिपोर्ट कार्ड में हमको ये पता चलता है कि पूरे साल आपने कैसा परफॉर्म करा है ना। तो बेटा उस रिपोर्ट कार्ड के बहुत सारे यूजर्स हैं। एक तो बेटा आप ही हो बेटा, एक तो आप ही हो ना, क्योंकि वो रिपोर्ट कार्ड किसकी है, वो आपकी है। तो बेटा वो इंटरनल यूज हो गया, क्योंकि वो तो आप ही की रिपोर्ट कार्ड है ना। आप ही उस रिपोर्ट कार्ड को देख के एनालाइज कर रहे हो कि भैया मैंने पूरे साल इस पूरे एकेडमिक ईयर में परफॉर्म कैसा किया, तो ये इंटरनल यूज हो गया। लेकिन बेटा कुछ एक्सटर्नल यूजर्स भी हैं जो आपके उस रिपोर्ट्स को यूज करेंगे। एग्जांपल है बेटा मेन तौर में, जैसे अगर आपको कोई स्टूडेंट लोन लेना बेटा, सोचो एग्जांपल अगर आपको स्टूडेंट लोन लेना है, तो स्टूडेंट लोन में बेटा ये है कि वो आपकी रिपोर्ट कार्ड्स मांगेंगे, वो आपसे देखेंगे कि बच्चा ब्राइट है, मेरिट इतना अच्छा है, इसका एकेडमिकली स्ट्रांग है, तो वो क्या करते हैं आपकी रिपोर्ट कार्ड्स मांगते हैं। वो देखते हैं क्या इसको लोन हम दे सकते हैं, मतलब अगर ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो फिर ये हो सकता है अच्छा परफॉर्म ना करे, तो इसको लोन देने का कोई फायदा नहीं है ना। तो बेटा वो आपकी रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, लेकिन बेटा वो रिपोर्ट कार्ड वैसा आपके क्यों देखेंगे? ये कोई आप तो देखोगे क्योंकि आप ही की रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन एक एक्सटर्नल पार्टी भी कभी कभी आपकी रिपोर्ट कार्ड देख सकती है। यूजर्स होते हैं क्योंकि वो आपको लोन देंगी। तो बेटा आमतौर में लेकिन बैंक्स आपकी रिपोर्ट कार्ड थोड़ी ना देखती है ना, लेकिन वो इसलिए देखती है क्योंकि आप एजुकेशनल लोन उनसे ले रहे हैं, तो वो आपके लिए चेक करेंगी। तो रिपोर्ट कार्ड उनके लिए वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसका समझे कि रिपोर्ट कार्ड का लेकिन एक और यूजर है आपके अलावा। आप ये सोचते थे बेटा जो रिपोर्ट कार्ड आती थी सिर्फ आप ही उसको यूज करते हो, वो सिर्फ आपके लिए होती है, नहीं बेटा, कुछ एक्सटर्नल पार्टीज भी होती हैं जो आपकी रिपोर्ट कार्ड को यूज करती हैं। एक कंसेप्ट समझा रहा हूं। और भी कुछ लोग होते हैं बेटा, टीचर्स होती हैं, टीचर यूजर्स नहीं आपकी बेटा, टीचर्स आपकी रिपोर्ट कार्ड को यूज करेंगे, एनालाइज करेंगे ये स्टूडेंट कैसा है, फिर वो अगले बैच वाले क्लासमेट जो उनके टीचर मेट्स होते हैं उनको बताएंगी कि देखो ये स्टूडेंट ऐसा है, ऐसा परफॉर्म कर सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आप में इवैल्यूएशन करेंगे। ऐसा होता है बेटा। फिर आपके पेरेंट्स बेटा वो भी इवैल्यूएशन करते हैं कि पिछले सालों में कैसा परफॉर्म कर रहा था, इस साल ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये सब यूजर्स बेटा होते हैं, आपके दोस्त लोग हैं बेटा, सब यूजर्स हैं। मतलब रिपोर्ट कार्ड एक है, यूजर कितने सारे हैं, मतलब उसके यूजर्स कितने विभिन्न प्रकार के हैं, मतलब कितने कितने लोग आपके उस रिपोर्ट कार्ड को यूज कर पा रहे हैं। बेटा सेम गोज विद
फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या होती है? कुछ नहीं होती बेटा, एक रिपोर्ट कार्ड ही तो होती है। किसकी? फाइनेंशियल कंपनी की, एक कंपनी की। बेटा आप एक इंसान हो तो आपकी रिपोर्ट कार्ड बनती है। बेटा कंपनी भी तो एक इंसान है, ये मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर या इसी लेक्चर में देखते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का एक कंसेप्ट है। कंपनी भी तो एक इंसान है, नो डाउट नेचुरल इंसान नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। बेटा है तो आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन है तो पर्सन ना, तो बेटा उसको ट्रीट भी पर्सन की तरह करेंगे। अब वो भी पर्सन है, चाहे आर्टिफिशियल ही हो, तो रिपोर्ट कार्ड तो इसकी भी बनेगी। बस इसकी रिपोर्ट कार्ड को बेटा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिखाता है? पूरे साल कंपनी ने परफॉर्म कैसा करा। बेटा पूरे साल कंपनी ने परफॉर्म कैसा करा। आपका बेटा पास को अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको पास बोल देंगे, आप गंदा परफॉर्म कर रहे हो आपको फेल बोल देंगे। कंपनी में बेटा पास को प्रॉफिट बोलते हैं, उसे गंदा परफॉर्म करो तो उसको लॉस बोलते हैं। बिल्कुल वही कंसेप्ट है, वही जैसा आदमियों इंसानों पे लगता है, पर्सन पे, ऐसे इस पे भी लगेगा। बस ये क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इस पर थोड़े नाम बदल देते हैं। बेटा पास को यहाँ पे प्रॉफिट बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड में, और यहाँ पे लॉस को फेल बोलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं होती, बस ये कंपनी की पूरे साल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाती है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बताती है पूरे साल की क्या है। तो उसके लिए हम अलग 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 टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अभी तो मैंने आपको ये चीज समझाई बेटा लॉजिकली। बात ये है यूजर्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया, आप जो रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं उसके अलग अलग यूजर्स हैं बेटा, सिर्फ आप ही थोड़ी ना यूज करते हैं। तो बेटा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? एक कंपनी तो बनाती है। तो बेटा नो डाउट कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, तो बेटा एक यूजर वो खुद तो है ही। बेटा एक यूजर तो वो खुद तो है, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, तो बेटा वो तो फिर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करेगी। लेकिन बेटा कुछ और लोग भी होंगे जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे उसके अलावा। ठीक है, कुछ और लोग भी होंगे जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेटा उसके अलावा यूज करेंगे। वो कौन कौन से लोग हैं वो मैं आपको बता देता हूं। बेटा मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कुछ इंटरनल लोग होंगे, इंटरनल मतलब बेटा खुद कंपनी के। बेटा इंटरनल मतलब क्या? आपके अंदर के, कंपनी के अंदर के कुछ लोग उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे। एक्सटर्नल मतलब बेटा सीधी सीधी बात है, एक्सटर्नल मतलब आपकी कंपनी के कुछ बाहर के लोग होंगे, मतलब जो आपकी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, आपकी कंपनी में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो यूज करते हैं। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, सर मेरी बात सुनो, एक कंपनी है उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, चलो उसका समझ में आता है, वो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करेंगे। लेकिन सर कंपनी के बाहर है, हमारी कंपनी में से जुड़े भी नहीं है, उनको हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा क्या इंटरेस्ट आ रहा है कि वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं? मतलब किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? बेटा ये डाउट आ रहा होगा, ये डाउट आना लाजमी है। ठीक है, अभी मैंने आपको अपनी 12th कार्ड की जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, इसी से आपको एग्जांपल बताया ना, जैसे बैंक्स, ऐसे ही ये भी है। बेटा बैंक्स एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल यूजर है। बैंक्स बेटा वन ऑफ द बहुत बड़ा एक्सटर्नल यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कैसे? एक कंपनी है, उसको लोन की जरूरत है ना, तो वो कहां बैंक के पास जाए कि बैंक मुझे लोन दे दो। अब बैंक ऐसे तो लोन नहीं देगा ना, वो यही मांगता है कि भैया दिखाओ अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दिखाओ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ। बैंक उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बेटा अलग अलग रेशियोज कैलकुलेट करता है। देखो ये रेशियोज वाला जो कंसेप्ट है, ये हमारा पार्ट 2 का कंसेप्ट है, सेक्शन ए का, वहां पे इन डिटेल पढ़ेंगे। तो रेशियोज निकाल के वो कौन कौन सी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज निकालेगा, लिक्विडिटी रेशियोज निकालेगा, है ना, ऐसी बहुत सारी आपकी कैश फ्लो रेशियोज निकालेगा। ऐसे वो ये पता करता है कि आपकी लिक्विडिटी क्या है कंपनी की, है ना, कितनी लिक्विडिटी है, लिक्विड है भी या नहीं, है ना, सॉल्वेंसी क्या है, वो ऐसे वो निकालेगा कैसे? उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलग 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 यूजेस है बैंक्स के, है ना। आप बैंक से लोन लोगे, उसका वो यूज है वन ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी एक वन ऑफ द यूजर है, गवर्नमेंट भी एक वन ऑफ द यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। एग्जांपल के तौर में मैं आपको बताता हूं गवर्नमेंट कैसे यूज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब आप मुझे बात बताओ, आप जो कंपनी है वो प्रॉफिट निकालेगा, बेटा ये प्रॉफिट आपको क्या लगता है कंपनी ने कमा लिया, घर लेके उसको खा जाएगा प्रॉफिट को? बेटा खाने से पहले बताओ सरकार बीच में खड़ी होगी, सरकार बीच में खड़ी होगी बेटा, सरकार बताओ उस पर इनकम पे टैक्स ले लेगी। सरकार बोलेगी भाई साहब ये जो आपने इनकम कमा लिया आपको बेनिफिट हो गया, कंपनी कह रही है हाँ हो गया, तो सरकार कहेगी भाई बेनिफिट हो गया तो फिर इस बेनिफिट पे हमको टैक्स तो दो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार को पता कैसे चलेगा उनको टैक्स कितना चाहिए, कितना चाहिए? तो उसके लिए उनको इनकम पता होनी चाहिए, और इनकम के लिए उनको क्या पता होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही तो वो देखेगी अच्छा इसने इतना नेट प्रॉफिट आया, मतलब इतने नेट प्रॉफिट पे इतना टैक्स दे दो। तो गवर्नमेंट का भी हो गया फॉर टैक्सेबल टैक्सेशन पर्पस। बेटा ऑडिट पर्पसेस, ऑडिटर्स, ऑडिटर भी एक एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं। ऑडिटर्स देखो जैसे हमारा बताओ यूएस की बात कर रहे हैं क्योंकि हम यूएस सीए में पढ़ रहे हैं, तो यूएस में बॉडी एफसीपीए, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है। पीसीएओबी बोर्ड भी है, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बॉडी। ये एक बॉडी है बेटा, ये क्या है? ऑडिट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से इन्होंने सेटअप कर रखे हैं, और ऑडिट ऑन पब्लिक कंपनीज थ्रू एसईसी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से बेटा
कंपलसरी करवा रखा है कि यूएस में जितनी भी पब्लिक कंपनीज है बेटा उनको ऑडिट करवाना है। पब्लिक कंपनीज का मतलब ये है जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, जिन्होंने पब्लिक से पैसा उठाया इक्विटी से, डेट से, है ना, मेनली इक्विटी से, शेयर होल्डर जिनके हैं। तो एसईसी के रिकॉर्डिंग और पीसीएओबी और एफसीपीए के अकॉर्डिंग बेटा आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो ऑडिट के बहुत सारे सेक्शंस है, आपको सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट में हमें पढ़ना है, सेक्शन ई में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत सारे ऑडिट करवाने पड़ेंगे। तो बेटा ये जो बाहर से एक एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा, अब वो क्यों होता है, ऑडिट क्यों होता है, वो सब हम वहां पढ़ेंगे, यहाँ का कंसेप्ट नहीं है। मेनली ये है कि बेटा आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो सकता है बेटा आप तो इसमें कुछ मैनिपुलेशन कर दो, है ना, गड़बड़ कर दो, विंडो ड्रेसिंग कर दो, लॉस में लेकिन प्रॉफिट दिखा दो, तो इससे गड़बड़ हो सकती है। क्या है, क्योंकि आपने पब्लिक से पैसा उठा रखा है, आपने उसको झूठ मूठ में दिखा दिया कि भैया हमारी स्टेटमेंट तो अच्छी है, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन असलियत में आप लॉस में जा रहे हो। तो इससे क्या होगा, जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एग्जांपल इन्वेस्टर, उसको कंपनी में इन्वेस्ट करना था, अब वो तो बेचारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ही तो इन्फ्लुएंस होगा, अब वो आपने झूठी बना रखी है, तो बेचारे को इससे लॉस हो जाएगा बेटा। वो तो उसको देख के इन्वेस्ट कर देगा, लेकिन एक्चुअली में वो देखेगा हम तो लॉस में जा रहे हैं, रिटर्न कुछ मिल नहीं रहा, नेगेटिव में रिटर्न है, बेटा ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो इसी स्कैम्स को देख के बहुत पास्ट में फाइनेंशियल स्कैम्स हुए मार्केट में, 2008 के बाद भी सारा चेंज हो गया हाउसिंग क्राइसिस के बाद। तो उससे क्या हुआ बेटा, सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट फिर लॉन्च में आया, उन्होंने ये बोला कि भैया इनका ऑडिट करवाना पड़ेगा। देखो सीधी सीधी बात है बेटा, आप पब्लिक कंपनी है, उसने पब्लिक से पैसा उठा रखा है, अब पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, अगर पब्लिक के साथ कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव बेटा सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव सरकार है। तो बेटा अगर पब्लिक का पैसा डूबता है तो बेटा सर ये जो पब्लिक लोग है ना, ये सरकार पे वो प्रेशर डलवाता है कि देखो हमारा पैसा डूब गया, आप कुछ नहीं कर रहे। तो सरकार ने फिर बेटा कहा कि हम पे कहीं बात ना आ जाए अगर ऐसे फाइनेंशियल स्कैम्स होते रहे, उन्होंने ऑडिट का एक कंपलसरी पब्लिक कंपनीज पे डाल दिया कि आपको भैया ऑडिट करवाना पड़ेगा। बाहर से बंदा आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी चेक करेगा कि क्या आपने यूएस गैप के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखी है, आपने सारे प्रोविजंस, आपने नोट्स सारे दिखा रखे हैं, आपने रिजर्व्स दिखा रखे हैं, प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कर रखी हैं, रिटेन अर्निंग्स का गड़बड़ तो नहीं कर रखा, ठीक है। हर चीज आपको दिखानी पड़ेगी बेटा, वो सारी चीजें चेक करेंगे, कुछ भी गड़बड़ हुआ वो आपको फिर एक 3 टाइप ऑफ रिपोर्ट्स होती हैं, मेनली आपको मैं 2 बताऊंगा अभी, क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है बेटा, एडवर्स भी होती है, तो बेटा वो आपको क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देंगे। मतलब उसमें ये होता है कि आपने कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी तरह फॉलो नहीं करा, यूएस गैप के अकॉर्डिंग नहीं बनाए। अगर बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन है, तो वो आपको अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे देंगे। अगर बहुत ही गड़बड़ है, बिल्कुल ही सब गड़बड़ घोटाला है बेटा, फिर वो एक एडवर्स रिपोर्ट दे देंगे और फिर उसमें आपको एक अच्छी खासी पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी कंपनी को, ठीक है। तो ये है यूजर्स। तो ऑडिट का आपको समझ में आया। अब बाहर से एक ऑडिटर आ रहा है, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा, पहले उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए ना, उसके बिना कैसे ऑडिट करेगा, है ना। तो ये एक वन ऑफ द यूजर हो गया। अच्छा, इन्वेस्टर को तो मैंने आपको बता ही दिया, वन ऑफ द इन्वेस्टर भी तो एक यूजर है, एक इन्वेस्टर है, उसको एक कंपनी है, उसमें पैसा लगाना है। अब उसको पता कैसे चलेगा इस पर कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना चाहिए, कैसा पता लगेगा? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही तो देखेगा, हाँ इसकी बैलेंस शीट अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, वो भी कुछ रेशियोज कैलकुलेट करेगा, रेशियोज कैलकुलेट करता है, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करेगा, है ना, बहुत सारी सॉल्वेंसी रेशियोज वो कैलकुलेट करेगा। तो उसके लिए वो कैसे कैलकुलेट करेगा, ये रेशियोज कैसे कैलकुलेट करेगा? उसके लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, डिविडेंड रिपोर्ट्स देखेगा, सब रिपोर्ट्स है। तो बेटा वो भी एक वन ऑफ द यूजर हुआ, ऐसे तो है नहीं ना, आप तो उसको बताओगे नहीं आके, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट से ये सब पता चलेगी। अच्छा, एक और एग्जांपल, क्रेडिटर्स, जिसको हम यूएस में हम इसको बेटा एक्चुअली जनरली, इंडिया में बेटा हम इसको क्रेडिटर बोलते रहते हैं 11th-12th में, लेकिन क्रेडिटर कुछ होता नहीं, ये तो बस बचपन की बातें हैं, ठीक है। इसका एक्चुअली टेक्निकल नाम यूरोप में ज्यादा जो चलता है वो ट्रेड पेबल्स है, और यूएस में जो चलता है वो अकाउंट्स पेबल है, ठीक है। 11th-12th की बातें हैं, क्रेडिटर्स, अब हम बड़े हो गए, क्रेडिटर यूज नहीं करेंगे। क्रेडिटर्स एक्चुअली क्या है, अकाउंट्स पेबल या ट्रेड पेबल्स हो गया जो भी, ठीक है। ये भी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को चेक करते हैं। क्यों? देखो मार्केट में जो बिजनेस में चलता है वो उधार का सिस्टम चलता है, आपको मैं ऑपरेटिंग साइकिल में भी पढ़ाऊंगा पार्ट 2 में। बिजनेस में जब भी कोई माल लेना होता है बेटा, जल्दी बल्क का ऑर्डर होता है, और वो बताऊं उधार पे लेते हैं, है ना, उधार पे लेते हैं, उनकी साइकिल होती है 30 डेज वर्किंग साइकिल होती है, 60 डेज साइकिल होती है, मतलब लंबी चौड़ी हो, डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो उधार पे चलता है, सामान वगैरह सब उधार पे लेते हैं। जब क्या कहते हो, जब उसका क्या कहते हैं वर्किंग साइकिल आपकी पूरी हो जाती है, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, फिर उसका पैसा वो रिटर्न कर देता है। अब ये बहुत इन डिटेल कंसेप्ट है पार्ट 2 का, ठीक है। तो आप ये समझो अभी वो उधार पे चलता है सारा सिस्टम। तो वो जो सामने वाली पार्टी आपको अपना माल उधार पे दे रही है, आपको क्या लगता है बेटा वो आपको ऐसी दे देगी? ऐसा तो कोई भी डमी
बिजनेस बना लेगा और उधार पे माल लेके आ जाएगा और फिर गायब हो जाएगा बेटा, घोस्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, क्रेडिटर्स आपको ऐसे नहीं दे देते, वो क्या करते हैं आपकी बेटा फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं चेक करते, सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं चेक करते, आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे, आपकी इनकम स्टेटमेंट चेक करेंगे। अगर आपके पास कोई डिपेंड करता है, आपका कोई इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं, जैसे हमारे इंडिया में जीएसटी हो गया, अमेरिका में एचएसटी हो गया, है ना, तो जैसे आप उसमें आते हैं तो वो आपको वो नंबर लेंगे, उससे वो आपके रिटर्न्स देखेंगे, इसने पास्ट में कितना जीएसटी वगैरह दिया, तो उससे क्या पता चलता है, इसकी क्रेडिट लिमिट पता चलती है कि भैया हम इसको माल तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारा माल लेके आगे जाके डेब्ट घोषित कर दे, अपने आपको इंसॉल्वेंट घोषित कर दे, तो उनको तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपकी पहले फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करते हैं, उसके लिए भी वो बहुत सारी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, जैसे सॉल्वेंसी और मेनली लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। वो लिक्विडिटी में भी एक होता है क्विक रेशियो, वो कैलकुलेट करते हैं। उस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो मैंने आपको बहुत इन डिटेल बता दिया। रेगुलेटरी एजेंसीज मैंने आपको बता दिया, जैसे रेगुलेटरी एजेंसीज अपनी एफसीपी हो गया, है ना, पीसीओएबी बोर्ड हो गया, ये सब रेगुलेटरी एजेंसीज हैं जो बताती है पब्लिक कंपनीज पे एक्चुअली अपना होल्ड लगाती है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, आपने ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करा, गलत करा है, आपको पेनल्टी लग जाएगी, फाइन लगा देंगे। ये सब रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, ये भी तो बेटा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करती है ना। तो ये होता है इंटरनल यूजर्स। मैंने आपको इंटरनल यूजर्स तो बहुत ही सिंपल है बेटा, इंटरनल मतलब आप ही का अपनी कंपनी, ऑब्वियसली कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, वो तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगी ना, उसको तो यूज आएगा ही ना, कैसे यूज क्यों नहीं आएगा। देखो, कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों चेक करेगी, वो ये देखती है भैया पिछले साल हमने इतना प्रॉफिट कमाया, अब इस साल हमने इतना प्रॉफिट कमा लिया, तो बेटा वो कंपैरिजन कैसे होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए ना। अच्छा, और भी चीजें होती हैं, हमने इतनी इक्विटी उठाई थी पिछले साल, अब इस साल इक्विटी का बैलेंस इतना बढ़ गया, तो ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो चेक होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब एक कंसेप्ट होता है भैया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो, एक कंसेप्ट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो, अकाउंटिंग वैसे बहुत टाइप की होती है, अकाउंटिंग होने को बहुत सारी होती है, जैसे मेन जो हमारा फाइनेंशियल एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अब तक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलती हैं, जैसे बैलेंस शीट हो गए, प्रॉफिट स्टेटमेंट, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दूसरा नाम ऐसी जो हम बोलते रहते हैं ऑफिशियली, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। तीसरा तीसरा होती है एक टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग अलग होती है, वो टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग बनती है। जैसे अगर आप यूएस की बात करोगे तो यूएस में जो टैक्स लॉस बन रहे हैं उसके टाइप्स अकॉर्डिंग अकाउंटिंग होगी, ठीक है। उसमें से एक छोटा सा अभी मैं आपको टेस्ट कराऊंगा टैक्स अकाउंटिंग कहां पे, जब मैं आपको डेफर्ड टैक्स कराऊंगा ना, वहां पे आपको समझ आएगा। वैसे बहुत इन डिटेल कंसेप्ट है, आपके सीएमए यूएसए में नहीं है। अच्छा, तो एक टैक्स अकाउंटिंग होगा, एक होती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो एचआर मैनेजर्स होते हैं, जो जो ह्यूमन लेबर्स को एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को हायर करते हैं तो बेटा उसकी अकाउंटिंग करते हैं। उस जैसे पेरोल अकाउंटिंग हो गई, आजकल ईआरएम सॉफ्टवेयर आ गए हैं बड़े बड़े, वो सारा आपका काम मैनेज कर देंगे, वही आपका पेरोल बना देंगे ऑटोमेटिकली, उन एम्प्लॉयज के अंदर आपकी सैलरी भी क्रेडिट हो जाएगी, हर चीज वो करते हैं, ठीक है। तो उसको एचआर अकाउंटिंग बोलते हैं, एचआरएम अकाउंटिंग बोलते हैं। एक होती है सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग उसमें क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में चलती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूएस में चलते हैं इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस, इन सबकी ऑडिटिंग होती है। ऑडिटिंग होती है, ये आपके बेटा पेपर में नहीं है, एक्चुअली सीपीए लेवल का और एसीसीए लेवल का कंसेप्ट है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की कंसेप्ट अकाउंटिंग होती है, लेकिन अभी मुझे आपको बतानी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेटा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो ना, दुनिया को जो देखते हो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेटा ये फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से बनती है। ये जो बेटा पूरी दुनिया को जगत में अभी जो अपनी फाइनेंशियल की जितने भी मैंने आपको यूजर्स बता दिए ना, इतने सारे, वो जो जितने भी बेचारों के हाथ में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सोचो आप मनी कंट्रोल खोलते हो, मनी कंट्रोल खोलते हो, हाँ जी सर खोलते हैं, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलते हो, हाँ जी सर खोलते हैं। बेटा वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके हाथ में आती है ना, वो फाइनेंशियल, वो आपके फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से प्रिपेयर होती है। लेकिन बेटा आपको एक बात बताओ, आज एक छोटा सा सीक्रेट है, ये आपको अंदर जब आप कंपनी में काम करोगे तो तब पता चलेगा। कंपनी होती है ना बेटा, आपको क्या लगता है आज जो यूजर्स, जो इन्वेस्टर हो गया, सरकार हो गई, क्रेडिटर्स हो गए, ये सारे के सारे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करते हैं बेटा। लेकिन आपको क्या लगता है बेटा, कंपनी भी वो यूज करती है? बेटा कंपनी एज इट इज वो यूज नहीं करती, उसको यूज करती है किसी और चीज के लिए। सर समझ नहीं आया? बेटा कंपनी होती है, नो डाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी बनाती है, लेकिन वो एज इट इज, वो जो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया वो उसको यूज नहीं करती, वो बेटा कुछ और यूज करते हैं। उसको पता क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट रिपोर्ट्स। वो बेटा पता क्या यूज करती है? मैनेजमेंट रिपोर्ट यूज करती है। क्या हो गया?
बेटा वो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स यूज करती है। ये मैनेजमेंट रिपोर्ट्स क्या होती है बेटा, ये बहुत ही डिटेल कंसेप्ट है, पता है आपको। ये मैनेजमेंट रिपोर्ट्स एक्चुअली बहुत ही ज्यादा डिटेल कंसेप्ट है। मैं आपको सिखाऊंगा, आपके सीएमए यूएसए में है बेटा मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाना। क्या बात कर दी आपने, मुझे आपको सारा सिखाना है मैनेजमेंट रिपोर्ट कैसे बनेगी। सेक्शन बी में मैं आपको बजट्स बनाना सिखाऊंगा, ये मैनेजमेंट रिपोर्ट है बेटा। बजट्स बनाना इज अ मैनेजमेंट रिपोर्ट। मैं आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना सिखाऊंगा, मैं आपको स्टैटिक बजट बनाना सिखाऊंगा, कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, फ्लेक्सिबल को स्टैटिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं या स्टैटिक को फ्लेक्सिबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर बेटा जो कन्वर्ट करोगे ना उसमें कुछ आता है, एक कंसेप्ट होता है वेरिएंसेस। वेरिएंस रिपोर्ट बनती है बेटा, एक वेरिएंस रिपोर्ट। सेल्स वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस, बेटा दुनिया भर के वेरिएंसेस होती है। प्रॉफिट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, रेवेन्यू वेरिएंस, कितना सारा तो वेरिएंस है बेटा। प्रॉफिट वेरिएंस, ये सारी की सारी बेटा मैनेजमेंट। अच्छा कॉस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी की सारी जब मैं मिला देता हूं इसको बेटा मैनेजमेंट रिपोर्ट्स बोलते हैं। और मैंने जो कंपनी के मालिक होते हैं वो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स को यूज करते हैं। तो बेटा जो पूरी दुनिया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलती है ना, अरे बैलेंस शीट हो गई, अरे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई, अरे ये हो गई अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बेटा ये सब मैनेजमेंट के लिए बहुत छोटी चीज है। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चीज है। अरे यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गई, अरे बैलेंस शीट आ गई, हम इसको आज एनालाइज करते हैं, बेटा पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन कंपनी के लिए ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। कंपनी के लिए बेटा इसके अलावा भी बहुत चीजें जो वो यूज करती हैं, जैसे हम वेरिएंस रिपोर्ट्स बोलते हैं, बजट्स होते हैं बेटा, क्योंकि कंपनी का काम है डिसीजन लेना, ग्रोथ देखना, आगे जाके हम यहां नहीं, अब हमें यहां जाना है, तो बेटा वो प्लानिंग करते हैं, तो प्लान रिपोर्ट्स बनाते हैं बेटा। और भी चीजें होती है, उसको मैनेजमेंट रिपोर्ट्स बोला जाता है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, ये जो पूरी दुनिया, आप ये जो आज जैसे आप लोग भी हो बेटा, मनी कंट्रोल हो गया है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स होती है थर्ड पार्टी जो आपको किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं भी देख सकते हो बेटा। आज तो बहुत इजी हो गया है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एक्सेस करना। लेकिन बेटा आपको क्या लगता है कंपनियां भी वो यूज करती है? नो डाउट इंटरनल यूजर है, अरे देखती है, लेकिन पता क्या, उन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बेटा मैनेजमेंट रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज करती है, इसलिए उसका एक यूज है बेटा। वो एज इट इज जो आप लोगों को फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती है ना, वो एज इट इज इसको यूज नहीं करती। मैं बताता हूं, आज आपको इसका लॉजिक बताता हूं, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। देखो बेटा मैं आपको एक एग्जांपल के तौर में बताता हूं। आपने प्रॉफिट एंड लॉस बचपन अकाउंट बचपन से बना रहे हो 11 से, ठीक है। आपने वहां पे डेप्रिसिएशन की एक एंट्री देखी होगी बेटा। ये जो डेप्रिसिएशन की आप एंट्री देख रहे हो ना वहां पे, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री, मुझे बात बताओ, ये डेबिट है, डेबिट में करते हो, इसका मतलब क्या है? डेबिट में क्यों करते हो पीएनएल अकाउंट में? मतलब खर्चा है आपका बेटा, खर्चा है तभी तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में करते हो। नॉमिनल अकाउंट है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है सर। तो ये सब 11th का कंसेप्ट है बेटा। मुझे एक बात बताओ, आप चलो आपका खर्चा है, डेप्रिसिएशन खर्चा है, तो आपने डेबिट कर दिया, लेकिन मुझे सच में एक बात बताओ, क्या आपके जेब से डेप्रिसिएशन के नाम का, सोचो मैं अमाउंट लिखता हूं 10,000 रुपए, मुझे बात बताओ क्या आपकी जेब से 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन का नाम से कभी गया भी है? मुझे बात बताओ कि फील हुआ है? मैं आपको बोलूंगा पोस्टेज का खर्चा दे दो, हाथ तो चलो चलो पोस्टेज का खर्चा समझ में आता बेटा, आपकी जेब से निकला है पोस्टेज का खर्चा। लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा, डेप्रिसिएशन का खर्चा, ये जो 10,000 डेबिट कर दिया, नो डाउट खर्चा है यार, होगा, लेकिन क्या आपकी जेब से निकला ये खर्चा? नहीं सर जेब से तो नहीं निकला, तो बेटा डेबिट क्यों कर दिया? सर अब ये डेबिट क्यों कर दिया? खर्चा है सर। नहीं खर्चा कैसे है, आपकी जेब से निकला क्या? अरे जेब से निकला, आपकी जेब से गया खर्चा, आपको कैसे पता चला खर्चा हो रहा है? आपको कैसे पता चला? सर वो यूएस गैप के हिसाब से है। अच्छा यूएस गैप को सपना आया और उसने लिख दिया कि डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दो। बेटा इसके ऊपर पूरी कहानी है, जब मैं आपको टेंजिबल एसेट्स पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको टेंजिबल एसेट्स पढ़ाऊंगा, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का कंसेप्ट है, वहां पे मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। अभी बस अभी आप ये समझो, इतना तो मानते हो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, मतलब बेटा ये खर्चा है, लेकिन क्या आपकी जेब से कैश के नाम पर डेप्रिसिएशन का कोई खर्चा निकला? नहीं निकला बेटा, आपकी जेब से कुछ नहीं निकला। तो लेकिन है तो खर्चा, मतलब दिखता नहीं, लेकिन हुआ है तो नॉन कैश है। नॉन कैश है मतलब दिखता नहीं, फील नहीं हो भैया कैश निकलता हुआ। तो बेटा इसको डेबिट करा तो बेटा ये झूठा खर्चा है, एक तरीके से झूठा है। अरे बेटा हमारी जेब से तो कभी निकला ही नहीं खर्चा, फिर भी हमने डेबिट कर रखा है। तो बेटा एक्यूरल कंसेप्ट एक हमने पढ़ा है, एक्यूरल कंसेप्ट। एक्यूरल कंसेप्ट या यूएस गैप्स के हिसाब से बेटा ये झूठा खर्चा है, उनके हिसाब से हमको डेबिट करना पड़ता है। लेकिन बेटा कंपनी के जो मालिक होते हैं ना, मालिक लोग, उनके लिए झूठा खर्चा है। वो बोलेंगे भैया क्या ये एक्यूरल वाले, यूएस गैप वाले भाई क्या बोलते रहते हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट कर दो, डेप्रिसिएशन डेबिट कर दो। अरे हमारी जेब से डेप्रिसिएशन का कभी कोई खर्चा निकला ही नहीं, हम क्यों डेबिट करें? लेकिन उनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यूएस गैप को उनको जो सर पे तलवार लटक रही है ना बेटा, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वही पेनल्टीज वगैरह।
लेकिन बेटा मैनेजमेंट इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज नहीं करता, उनको पता है झूठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा थोड़ी ना होता है डेप्रिसिएशन डेबिट कर दिया, ऐसा कोई खर्चा हमारी जेब से निकला ही नहीं, क्या डेबिट कर दिया, तो बेटा वो इसको यूज करता ही नहीं, पूरी दुनिया को दिखा देगा ये लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुमको बहुत चाहिए था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन खुद ही यूज नहीं करते, क्योंकि उनको पता है ये झूठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें जो प्रॉफिट है ये झूठा है, इसमें तो कभी हमारा डेप्रिसिएशन का खर्चा निकला ही नहीं, क्यों निकला? तो वो क्या करते हैं, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब अपने हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, मतलब मैनेजमेंट रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, और मैनेजमेंट रिपोर्ट में यूएस गैप काम नहीं करता बेटा। मैनेजमेंट रिपोर्ट में आपकी मर्जी है, मैनेजमेंट रिपोर्ट आप कैसी भी बनाओ, उसमें ना ऑडिट है ना कुछ है, वो आपकी अपनी इंटरनल रिपोर्ट है यार, उसमें आप कुछ थोड़ी ना ऑडिट वगैरह करोगे, उसमें यूएस गैप के भी प्रिंसिपल नहीं काम करते, वो आपकी अपनी रिपोर्ट है, आप कैसे भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको बिल्कुल अच्छी तरह बनानी पड़ेगी, क्योंकि बेटा मैनेजमेंट रिपोर्ट मालिक की रिपोर्ट है, वो मालिक के अकाउंट है, मालिक कह रहे हैं कि ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यार, इसमें क्या क्या डेबिट कर दिया, तो तुम्हारा कभी खर्चा डेबिट ही नहीं हुआ, अमोर्टाइजेशन डेबिट हो गया, पता नहीं ये डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया, कभी हमने लाइफ में ऐसा खर्चा नहीं करा और ये डेबिट है इसमें, तो बेटा मतलब प्रॉफिट भी झूठा है इसमें, तो कंपनी के मालिक के हिसाब से ये प्रॉफिट झूठा है, तो बेटा वो रियल प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अब रियल प्रॉफिट के लिए पहले वो झूठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो होनी चाहिए, फिर तो उसमें एडजस्टमेंट करेंगे, तो बेटा मैनेजमेंट रिपोर्ट्स मतलब रियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मालिकों के हिसाब से बनाने के लिए उनके पास एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, तो आप समझे एक्चुअली इंटरनल यूज कैसे आया मैनेजमेंट रिपोर्ट्स बनाने के लिए, बेटा ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूं, बजट्स बनाने के लिए, क्योंकि बजट्स वही हो गया, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स हो गई। आज मैंने आपको बताया बेटा, ये कंसेप्ट समझ में आया आपको, क्यों हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है इंटरनल यूज, बल्कि इंटरनल यूज में जबकि यूज होता नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो आप सोचोगे सर क्यों हुआ, फिर आपने पिछली क्लास में भी सर यही बोला था कि कंपनी यूज नहीं करती, फिर क्यों यूज हो रहा है, वो इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि मैनेजमेंट रिपोर्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है ना बेटा। सच को भी कन्वर्ट करने के लिए पहले झूठ भी तो होना चाहिए, झूठ में एडजस्टमेंट करेंगे तभी तो जाके उस सच में पहुंचेंगे, है ना। तो ये मैंने आपको बेटा कंसेप्ट समझाना था। चलिए अब ये हमारा हो गया यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मैं आपको बेटा कुछ बता देता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअली है कौन कौन सी। बार बार बोल रहे हो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, अब बता दो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट्स बनती हैं। मैं बता देता हूं आपको, देखिए ये होती हैं ऐसे। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वैसे बताऊं बहुत टाइप की बनती है, मतलब होती बहुत सारी हैं। अपनी बैलेंस शीट देखो, बचपन की बातें करते हैं, ठीक है, 11th क्लास से जो पढ़ के आ रहे हैं, अभी बस जो 11th क्लास से पढ़ रहे हैं वो अभी समझो, ठीक है, जो शुरू से ही करते आ रहे हैं, आपने कुछ मोटे मोटे नाम तो सुने ही है, बैलेंस शीट सुना ही है, वो बनती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने सुना है, वो बनती है, बस उसके नाम यूएस वालों ने अलग बदल दिए हैं, सोफिस्टिकेटेड सा नाम रख दिए है वही बिल्कुल। तो बैलेंस शीट को ये बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को ये इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। उसके अंदर आप 4 उल्टी सीधी इनकम होती है बेटा, उसको ऐड कर दोगे तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बन जाती है। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होती है, और होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी, जैसे हम यहाँ पे चेंजेस इन ओनर्स कैपिटल बोलते हैं अपने इंडिया में, ठीक है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स बनती हैं। अब इसको जब रिपोर्ट्स अगर आपको बोलना है तो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स अगर आप ऐड कर दोगे तो ये रिपोर्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको खैर लिख के बताता हूं, चलिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा पहली मैं बताता हूं आपको, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो नहीं, बैलेंस शीट बेटा बचपन के नाम में हम बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे। यूएस के हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बताऊंगा बेटा, अभी लॉजिक बताऊंगा, इसका नाम एक्चुअली ऐसा रखा क्यों है सब बताऊंगा, पहले सारी स्टेटमेंट्स लिखने तो दो मुझे, पहले लिखने तो दो। तो यार सुनते ही नहीं आप, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ, ये मैं आपको बता रहा हूं सारी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सॉरी बेटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है कि सर कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करें। देखो आपको जो भी स्टडी मटेरियल फॉलो करना आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये करें हम वो करें, आपको जो स्टडी मटेरियल फॉलो करना है वो स्टडी मटेरियल फॉलो कर सकते हैं। सारे स्टडी मटेरियल बढ़िया बेटा। बच्चे बोलते हैं सर
इस स्टडी मटेरियल से सर पास हो जाते हैं, उस स्टडी मटेरियल से पास नहीं होते। बेटा ये सब वायरस है जो अगर आप पाल रहे हो, ये सारे वायरस हैं बेटा, ठीक है। सारे के सारे स्टडी मटेरियल बढ़िया है और मैंने अपने लाइव देखा बेटा, मैंने लाइव देखा कि बेटा ये जो भी जितने भी मार्केट में स्टडी मटेरियल बच्चों ने उनको पढ़ के पास हुए, मैंने ऐसा लाइव देखा बेटा। कोई भी स्टडी मटेरियल आप उठा लो बेटा, उनसे अगर आप पढ़ोगे सबसे पास हो जाओगे। बस कंसेप्ट आपका होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेटा। बस आपका कंसेप्ट अगर गलत है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप गड़बड़ कर दोगे बेटा। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर किसी स्टडी मटेरियल में कोई चीज गिवन नहीं है, वैसे तो सारी चीजें में सब गिवन है, कम ज्यादा हो सकता है बेटा। वैसे मैंने सारे स्टडी मटेरियल देखे बेटा, सब एलएमएस के अकॉर्डिंग है, आईएमए के, सब कुछ गिवन कर रखा है। हाँ, वो बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ में कुछ ज्यादा दे रखा है, कुछ स्टडी में थोड़ा कम दे रखा है, लेकिन दे सारा रखा है। तो बेटा ये आपको देखना है कि आपको कंसेप्ट लेके पूरा पढ़ना चाहिए। तो बेटा वो आपके लिए मैं बैठा हूं ना, उसके लिए टेंशन क्या है आपको। मैं तो आपको बेटा एक एक कंसेप्ट इन डिटेल पढ़ाऊंगा, इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा और इतना लॉजिक वे में पढ़ाऊंगा कि बेटा इतिहास में ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको ना कभी मिलेगा ना है कहीं, ठीक है। तो वो आपको टेंशन लेनी नहीं। बाकी स्टडी मटेरियल आपको जो भी फॉलो करना है वो आपको लेना बेटा, और लेना है बेटा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मेरा बस लेक्चर देख के क्लास पढ़ने चले जाओगे तो बेटा आप फेल हो जाओगे। आप बोलोगे क्या बात कर दी सर। बेटा हाँ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं हिंदी में, पेपर आता है इंग्लिश में, तो बेटा कुछ आपको इंग्लिश के वर्ड भी तो पता होना चाहिए। आपको पता तो होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं इस कंसेप्ट का इंग्लिश अनुवाद है क्या, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है। यू नोट यू बेटा, यू नीड टू नो द रियल ट्रांसलेशन। सीधी बात है बेटा, आप क्या है, आप इंग्लिश में पेपर दोगे ना, इंग्लिश में तो पेपर इंग्लिश में आएगा। ऐसा थोड़ी ना कि आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। वहां पे आपको बेटा वहां पे इंग्लिश में वर्ड्स पता होने चाहिए, आपकी वोकैबुलरी भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए। और वोकैबुलरी कैसे स्ट्रांग होगी बेटा, स्टडी मटेरियल पढ़ के, क्योंकि स्टडी मटेरियल इंग्लिश में। तो बेटा लेकिन स्टडी मटेरियल इंग्लिश में वो समझ में नहीं आता क्या लिखा है, उसके लिए पहले मैं हिंदी में आपको समझाता रहूं, तब आपको समझ में आ जाएगा इंग्लिश बेटा। ये है बेटा पढ़ाई का एक्चुअली सीक्रेट। पूरी दुनिया में बेटा सबने कुछ कुछ गा रखा है बेटा, ऐसे करो वैसे करो, सब ठीक है, लेकिन बेटा एक्चुअली ओल्ड स्कूल यही है बेटा, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। लोग आजकल क्या हो गया बेटा, जो बेसिक होता है उसको हटा के पूरी दुनिया की बात करते हैं हटा के। अरे बेटा पहले बेसिक क्या, पहले मेरे लेक्चर देखो, पहला। दूसरा, या जहां से भी कोई भी लेक्चर, बेटा लेक्चर को पहले देखना, ये कंसेप्ट समझना है। दूसरा, स्टडी मटेरियल, यार स्टडी मटेरियल को अवॉइड ही नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो स्टडी मटेरियल को अवॉइड कर दोगे। तीसरा, मॉक। बस 3 चीजें हैं। और बेटा मॉक के लिए बच्चे बोलते हैं सॉफ्टवेयर ले लेंगे सर, वो ले लेंगे, ये ले लेंगे। बेटा सिंपल है बेटा, पीडीएफ कर लो, वो से भी उससे भी चल जाता है, ठीक है। मैंने स्टूडेंट्स ऐसे लाइव देखे बेटा, उन्होंने पीडीएफ करे, 400 पार नंबर आए, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, आपको सॉफ्टवेयर लेके ही आपका पास हुआ। सॉफ्टवेयर कुछ नहीं करता बेटा, सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं करता। बस वो आपको ये बता देता है, आपको ये बता देता है कि बूस्ट दे देता है, और आपको ये बता देता है आपके परसेंटेज कितने आ गए। बेटा वो तो आप भी कर सकते हो। 100 क्वेश्चन है, आपको पता चल गया 80 है, तो कन्वर्ट करके नहीं पता कर सकते परसेंट कितना है। बेटा ये तो आज आपके पास सॉफ्टवेयर आ गया। आपको क्या लगता है इससे पहले वाले बच्चे, जो पहले जमाना था जिसमें बेटा जैसे हम भी थे बेटा, उसमें पहले सॉफ्टवेयर नहीं था, तो बेटा आपको क्या लगता है हम पास नहीं होते थे। पास नहीं, क्या बात करती बेटा, पहले सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करता था, हम तो बस पीडीएफ से ही, और पहले तो पीडीएफ का एक्सेस भी नहीं हुआ करता था, तो स्टडी मटेरियल ही हुआ करता था, ठीक है। तो आज तो चलो फिर भी आपके पास पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल, मैथ्स है, वो सॉफ्टवेयर का जमाना भी है, तो आप उसमें चीजें देख सकते हो। वो कुछ ही नहीं करता बेटा, बस वो आपको एक एग्जाम बूस्ट दे देता है। बेटा एग्जाम में क्योंकि जो स्क्रीन आती है, बच्चा एकदम से थोड़ा पैनिक हो जाता है, अरे ये ग्रीन ग्रीन हरा हरा क्या लिख दिया। बस बेटा वो आप एक बार उसको करके चले जाओगे ना घर में, तो आपको बूस्ट हो जाता है। बस बेटा वो टाइम आपका बूस्ट, कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है बेटा, और कुछ नहीं करता। अच्छा साथ में वो आपको क्या करता है, आपको बता देता है इतने टाइम में आपको क्वेश्चन करना है। बेटा वो तो आपको पीडीएफ में भी करना पड़ेगा। आपको एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बेटा 1.5 मिनट के अंदर करना ही करना है। 1.5 मिनट के अंदर आप एक क्वेश्चन कर नहीं पा रहे तो बेटा आप थोड़े से डिले हो गए हो। बेटा ये तो ऑन एन एवरेज है, थ्योरी का तो और जल्दी करना है, ठीक है। तो बेटा ये तो पीडीएफ करके भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर खरीदने की। अगर आपको खरीदना है, मैं मना नहीं कर रहा, आपको खरीदो सॉफ्टवेयर, आपका अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है कर लो बेटा, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं बेटा जो बिना ही पीडीएफ तो वो बेटा उन्होंने, खैर ऐसे भी स्टूडेंट्स जिन्होंने पीडीएफ भी नहीं छुई बेटा, ठीक है। लेकिन मैं ये आपको एडवाइस नहीं करूंगा पीडीएफ, क्योंकि बेटा उनका एक दूसरा बेस भी है, उन्होंने दूसरे कोर्सेज भी फाइनेंशियल कोर्स कर रखे हैं ऑलरेडी, जैसे सीपीए हो गया, एसएससी हो गया, तो उनका समझ में आता है, चलो ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे भी देखे जो बेटा +2 के बाद है, उन्होंने सीधा सीएमए यूएसए करा और सिर्फ पीडीएफ करी और ये सब तो उन्होंने छुए भी नहीं, सॉफ्टवेयर वगैरह, और बेटा 400 पार नंबर आए, ऐसा है बेटा, ठीक है। तो ये आपके कंसेप्ट पे एक्चुअली डिपेंड करता है, आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है। तो कंसेप्ट स्ट्रांग करने के लिए तो मैं आपको बैठा ही हूं, ठीक है। तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे आपको बतानी है, बहुत प्रकार की होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हो गई, इनकम स्टेटमेंट हो गई, और स्टेटमेंट और हो गई अपनी
स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हो गई बेटा, SOCF करके भी बोलते हैं उसको। और लास्ट है बेटा, ये लास्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी। अब इसके थोड़े शॉर्ट फॉर्म्स लिख देता हूं बेटा, क्योंकि पेपर में जनरली शॉर्ट फॉर्म्स पूछ लेता है बेटा। जैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बोलेगा, SOFP बोल देगा। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो नहीं बोलेगा, SOCF बोल देगा। और ये एक्सेप्टेबल भी है, चलते हैं, ठीक है बेटा। ये सिर्फ आपको यहां नहीं, आपको CPA में भी मिलेंगे, CPA में भी यूज होते हैं, ठीक है। ओहो, क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है बेटा, मैंने आपके लिए लिख दिए हैं शॉर्ट फॉर्म्स, लिख दिए शॉर्ट फॉर्म्स आपसे बेटा क्या है, आपको याद करने में इजी हो जाएगा। याद कुछ नहीं करना, पहली बात तो बेटा हमारी फाइनेंशियल क्लास में मैं आपको यही समझाता हूँ कि याद कुछ नहीं करना है। अगर आप चीजें याद करेंगे ना तो बेटा मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बेटा, अभी 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है बेटा। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश सॉरी फाइनेंशियल पोजीशन, बेटा इसका दूसरा नाम कुछ नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बैलेंस शीट। इसका नाम है बैलेंस शीट, इसका नाम बैलेंस शीट है बेटा, इसका नाम बैलेंस शीट है, बचपन से बैलेंस शीट बोलते हैं इसको। इसको बेटा हम एक्चुअली क्या है, अभी इस पे नहीं आऊंगा मैं, अभी इस पे समझाता हूं। इसको बेटा हम कुछ नहीं बोलते, PNL अकाउंट बोलते हैं। PNL अकाउंट बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, PNL अकाउंट। बेटा ये तो आपको पता ही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अरे 12th क्लास में पढ़ा था बेटा, ग्रेजुएशन तक में पढ़ा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। ये आपको पता ही है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर इक्विटी, शायद 12th क्लास वालों तक को तो नहीं होगा, अगर कोई +2 है। ग्रेजुएशन वालों ने तो पढ़ा, ये चेंजेस इन ओनर्स कैपिटल करके चीज पढ़ी थी उन्होंने, ठीक है। वहां पे अगर आपके पास कंपनी अकाउंट्स थी, वहां पे आपने ये चीज पढ़ी होगी, ठीक है। चलिए बेटा, ये मैंने आपको बता दिया, हम इसको ऐसे बोलते हैं। अच्छा, अब बात डिस्कस करते हैं बेटा, स्टेटमेंट। अब देखो बैलेंस शीट वगैरह बेटा ये बचपन की बातें हैं। अब बताओ, आप बताओ मीटिंग्स करने जाओगे, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं बेटा, सोफिस्टिकेटेड है सब मामला, इंग्लिश का इन लोगों का। तो बेटा आप लोगों को क्या है, यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज करे हुए हैं। कुछ नहीं करा बेटा, वही है, अरे वो ही है बेटा, बस कुछ नहीं करा, नाम चेंज कर दिया है। बैलेंस शीट तो हम अपने बचपन से हम बोलते आ रहे हैं। यूएस में बेटा, यूएस में आप CA में यूएस पढ़ रहे हो बेटा, उसको हम कुछ नहीं बोलते, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोल देते हैं। क्यों बेटा, बैलेंस शीट क्या है बेटा, बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट बेटा लाइबिलिटीज और एसेट का वो है, स्टेटमेंट है बेटा। बैलेंस शीट क्या होती है, वहां पे आप जगह देखोगे एक एसेट और एक लाइबिलिटी, वो क्या बताता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये तो बताता, पोजीशन ये तो बताता है बेटा। फाइनेंशियल पोजीशन का हिंदी में मतलब सीधा बोलो तो औकात है बेटा, औकात दिखाता है किसी कंपनी की कि तेरी औकात क्या है। बेटा आपने पिक्चर देखी होगी दीवार, अमिताभ बच्चन की, उसमें वो यही तो बोलता है कि मेरे पास घर है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है। वो क्या दिखाता है उस शशि कपूर को, क्या बोलना चाहता है वो बोलना क्या चाहता है कि मेरे पास ये सब क्या है, वो बेटा वो अपनी औकात दिखा रहा है कि भैया देख मेरी औकात। और वो अपनी औकात बता कैसे रहा है, एसेट्स गिनवा के। बेटा अमिताभ बच्चन अपने ये बोल रहा है, घर है, घर बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, वो सब ठीक है, वो अपनी औकात ही तो दिखा रहा है कि देख मेरी औकात, मेरी वर्थ देख कैसे है। और वो अपनी औकात कैसे दिखा रहा है, फाइनेंशियल वो अपनी एसेट्स गिनवा के। तो बेटा बैलेंस शीट में क्या होती है, एसेट्स। तो बेटा एसेट्स आपकी क्या दिखाती है, औकात। औकात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन। बस बेटा फाइनेंशियल पोजीशन है ये आपकी, तो फाइनेंशियल पोजीशन ये आपकी दिखाती है। अच्छा, तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अभी थोड़ी देर में आऊंगा। मैं आपको बताता हूँ इनकम स्टेटमेंट, बचपन से पढ़ रहा है बेटा, रटा पड़ा इनकम स्टेटमेंट, साहब मत बताओ आगे चले जाओ, फिर भी बताना पड़ेगा बेटा। इनकम स्टेटमेंट मतलब PNL अकाउंट, बचपन से पढ़ रहे हैं, PNL अकाउंट इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। PNL अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अंदर आप इनकम क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का सीधा बेस है। ये भी नॉमिनल अकाउंट फॉलो करता है बेटा, वही बचपन के कंसेप्ट है। बता रहा हूं ना बेटा, हर चीज 11th 12th के कंसेप्ट से पढ़ा दूंगा मैं आपको, सब पढ़ा हुआ आपने, बस नाम इन्होंने चेंज कर दिया, इसलिए आपको ऐसा लगता है यार ये पता नहीं क्या क्या हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। मुझे पता है बेटा आप सबके माइंड में डाउट आ रहा होगा, अभी आगे भी आएगा ये कि सर ये क्या क्या डेफर्ड टैक्स, पता नहीं ये इनकम स्टेटमेंट, वेरिएंस एनालिसिस, कॉस्ट, सब ऊपर से, सब डर रहे हो बेटा, कभी नहीं डरना। ये ऐसा कंसेप्ट इतना इजी वे में समझा दूंगा, ये सब इतना इजी वे में समझा दूंगा, और बेटा बचपन के कंसेप्ट से, +2 के कंसेप्ट से ही सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे।
कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना, बस इन्होंने इतना सोफिस्टिकेटेड नाम डाल दिया ना आपको, आप डर गए बेटा, बस और कुछ नहीं। चलिए, तो बेटा इनकम स्टेटमेंट कुछ नहीं होती, वो एक स्टेटमेंट है जिसमें आपकी इनकम है। एग्जांपल, बेटा आप बैंक में जाते हो, आप आपको अपनी पता करनी है आपकी इनकम कितनी है। बेटा आपको पता करनी है यार, मैं मेरे पास सैलरी आ रही है, हर चीज है, लेकिन मेरी इनकम कितनी है। तो बेटा आप कैसे पता करते हो, बैंक में जाते हो, बैंक को बोलते हो बैंक भैया मेरी इनकम, मेरी बैंक स्टेटमेंट निकाल दे यार। बेटा वो बैंक स्टेटमेंट क्या होती है, उस बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपकी इनकम की स्टेटमेंट होती है। बेटा वो स्टेटमेंट के अंदर आपकी सारी इनकम लिखी होती है ना, अच्छा ये पैसा आया, ये पैसा चला गया। बेटा क्रेडिट ही तो लिखा होता है, ये पैसा क्रेडिट हो गया, ये पैसा डेबिट हो गया। बेटा स्टेटमेंट क्या होती है, क्रेडिट डेबिट। ये डेबिट मतलब खर्चा हो गया, क्रेडिट मतलब इनकम आ गई। वो ही है बेटा। बस अपने यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, उसको यहाँ पे हम अपने बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं बस बेटा। यहाँ पे वही कंसेप्ट है बेटा, मैं कह रहा हूं ना। अरे बेटा आप पर्सन हो, पर्सन के लिए बैंक स्टेटमेंट होती है, तो बिजनेस में धंधा यार, ये भी तो एक पर्सन ही है, नो डाउट आर्टिफिशियल पर्सन है। तो क्या हो गया यार बेटा, क्या हो गया अगर ये आर्टिफिशियल पर्सन है। अब क्या हो गया बेटा, ये अगर आर्टिफिशियल पर्सन है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये है तो ये पर्सन ही ना, चाहे आर्टिफिशियली पर्सन हो, कोई नहीं, लेकिन है तो पर्सन बेटा। तो बेटा पर्सन है तो इसमें फिर लॉजिक वही कंसेप्ट लगेंगे पर्सन वाले जो रियल में हमारे लगते हैं। बेटा आपको क्या लगता है बिजनेस बीमार नहीं होता, ये कहते हैं बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट फॉल सिक। बेटा होता है, ये भी बीमार होता है बेचारा। कैसे कैसे बीमार होता है बेटा, जब इसकी लिक्विडिटी कम हो जाती है, कैश इसका कम हो जाता है, बेचारा बीमार होने लग जाता है, बीमार होने लग जाता है। बेटा आप देखना फिर बिजनेस अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करता, अच्छी तरह रिटर्न्स परफॉर्म नहीं कर पाता। आप जब बीमार होते हो बेटा, आप अच्छी तरह काम कर पाते हो, नहीं कर पाते ना। तो बिजनेस में भी जब लिक्विडिटी कम हो जाती है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है, तो बेटा आप देखना वो अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करेगा, प्रॉफिट अच्छी तरह परफॉर्म देगा नहीं वो आप, तो मतलब बिजनेस बीमार हो रहा है। बेटा हर चीज आपको रियल बंदे के हिसाब से बता दूंगा। ये जो किसी ने कंसेप्ट बनाया है ऐसे ही तो पढ़ाया बेटा, कैसे आ गया सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट, जो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ा दूंगा बेटा, प्लस परपेचुअल एंटिटी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी जिसको बोलते हैं, वो सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, इनकम स्टेटमेंट समझे क्या होती है। इनकम स्टेटमेंट कुछ नहीं होती, उसमें स्टेटमेंट होती है जिसमें कंपनी का जितने भी वो खर्चे करता रहता है वो डेबिट में डालती रहती है, जितना भी इनकम आता रहता है वो बेटा वो कुछ नहीं होता, वो एक इनकम की, वो एक कंपनी की बैंक स्टेटमेंट होती है जैसे आपकी है। वो ये दिखाता है अच्छा इतना इनकम इनकम आ गई, इतनी इनकम चली, इतना हमारा खर्चा हो गया, इतना पैसा चला गया, इतना पैसा आ गया, बस बेटा। बैलेंस शीट क्या दिखाता है, औकात दिखाता है आपकी, औकात बेटा है ना। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बेटा, वो कैश फ्लो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपका कैश का फ्लो दिखाता है, ये कैश का फ्लो है। बस बेटा इसको मैं एक अगर एक ही वर्ड में बोलूं ना, एक तरीके से कैश स्टेटमेंट है। बेटा जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है ना, ये तो एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से बनाई है। अभी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ कैश बेसिस। ठीक है बेटा, ये जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से बनाई है, मानते हो? हाँ जी सर मानते हैं, ये एक्रूअल बेसिस के हिसाब से बनाई। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तरीके से ऐसे समझो बेटा, ये जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस के हिसाब से बनाई ना, बस इसको कैश में कन्वर्ट कर दो तो बेटा कैश स्टेटमेंट बन जाएगी। इसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। बनाना सिखाऊंगा, उसमें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा लॉजिक से। तो कैश का फ्लो बेटा, पहले वर्ड तो कैश को हटाओ, फ्लो समझो बेटा। फ्लो क्या होता है, पानी का फ्लो, ऐसा आ रहा है जा रहा है, तो बेटा फ्लो, लेकिन फ्लो दो टाइप के होते हैं, आना भी होता है जाना भी होता है। बेटा फ्लो तो दो टाइप, फ्लो आपको क्या पता कि वो फ्लो का मतलब बस आना होता है, बेटा फ्लो का मतलब ये भी तो होता है जाना भी तो हो सकता है। जैसे बेटा कैश का फ्लो है मतलब इनवर्ड फ्लो भी हो सकता है, आउटवर्ड फ्लो भी हो सकता है। बेटा ये मैं आपको पार्ट 2 के सेक्शन बी में एक टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मैं वहां पे आपको पढ़ाऊंगा कैश का फ्लो। एक कैश का इनफ्लो होता है, एक डिसबर्समेंट फ्लोट होता है, बहुत सारा वहां पे कंसेप्ट पढ़ेंगे बहुत डिटेल में बेटा, बहुत डिटेल में। तो अब समझे कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नहीं बताता, वो एक स्टेटमेंट होती है जो कंपनी को बताती है ये देख तेरा ये जो कैश का फ्लो हुआ है, मतलब ये जो तेरा कैश आया है कहां से आया है। बेटा पूरे साल बिजनेस में कंपनी के पास बहुत जगह उसे कैश आया होगा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बस ये बताती कि बेटा ये देख यहां से तेरा कैश का फ्लो आ रहा है, मतलब यहां से तेरी इन कैश आ रहा है, ये सोर्स है बेटा। लेकिन ऐसा भी तो होता है बहुत जगहों से कैश जा रहा हो बेटा, पूरे साल फिर कंपनी में से कैश जाएगा भी तो, पेमेंट्स भी तो करेगा बहुत चीजों की, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बता दो ये बेटा यहां तेरा कैश का आउटफ्लो हो रहा है, इन किन एक्टिविटीज तूने करी थी, यहाँ पे तेरा कैश फ्लो फ्लो हो रहा है बेटा, ये तो बहुत सही चीज है। ठीक है, फिर बेटा लास्ट में चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी, बड़ी सिंपल है, ये तो सबसे ज्यादा सिंपल है, ये कुछ नहीं बताता। पिछले साल सोचो आपकी 1 लाख की कैपिटल थी, अब इस साल 2 लाख हो गई, कैसे हो गई बेटा? आपने 1 लाख की कुछ इशू कर दियो, 1 लाख आपने इशू कर दिया हो, है ना। 1 लाख की इस साल 80,000 हो गई, 20,000 कम कैसे हो गई बेटा? आपने रीपर्चेज कर लिया, बायबैक कर लिया, है ना। तो ये सब होता है, तो बहुत सारे लॉजिक्स है बेटा, बहुत क्लैरिटी से समझाऊंगा। बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सर आपने अभी तक नहीं पढ़ाया,
बेटा कुछ नहीं है ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसको भी इन्होंने पता है बहुत बड़ा हवा बना रखा है इसमें, कुछ भी नहीं है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, पता है इनकम स्टेटमेंट, बेटा इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप 4 अदर इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होता है, वैसे वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कौन कौन सी होती है सर, बेटा वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, समझ में वैसे भी नहीं आनी आपके, बता भी दूंगा ना बेटा फुल ऊपर से जाएगा आपके, तो जब तक समझ में नहीं आएगा तो कैसे समझ आएगा बेटा। अभी समझो, अभी ऐसा समझो, यहां समझो, ये रहा, इसको हटा देते हैं बेटा, ये इनकम स्टेटमेंट है, अभी आपने पढ़ा था इनकम स्टेटमेंट, बचपन से जो पढ़ा ना बिल्कुल एज इट इज वैसा कट कॉपी बना देना कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बेटा इनकम स्टेटमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग चीज नहीं है, कह तो रहा हूं, कुछ नहीं करना बेटा, पहले इनकम स्टेटमेंट एज इट इज जैसे बचपन से बना रहे हो ना वैसे बना देना, बना दी बेटा। उसके अंदर 4 कॉम्प्रिहेंसिव होती है, उसके अंदर कुछ 4 कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉरेन ट्रांसलेशन लॉस हो गया फ्रॉम हेजिंग सिक्योरिटीज, फॉरेन ट्रांसलेशन फ्रॉम फॉरेक्स, है ना, होल्डिंग अनएक्यूमुलेटेड लॉस फ्रॉम होल्डिंग सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा यार, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी, वो सब बाद में पढ़ेंगे बेटा। वो 4 इनकम होती है, अगर आप उस इनकम स्टेटमेंट पहले बना लो और वो 4 इनकम जब आप उसमें ऐड कर देते हो ना बेटा, अब उसका नाम इनकम स्टेटमेंट नहीं रहेगा बेटा, अब वो कॉम्प्रिहेंसिव कहला दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा इसका मतलब ये जो 4 इनकम है ये कॉम्प्रिहेंसिव, ये इनकम स्टेटमेंट की इनकम नहीं है, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, इसको नीचे लिखा जाता है स्पेशल करके, ठीक है, नीचे लिखा जाता है, नोट्स में भी नहीं लिखा जाता, अरे नोट्स में नहीं लिखा जाता, अरे आप समझ रहे हो सर नीचे मतलब नोट्स, अरे नोट्स के नहीं है ये, नोट्स में नहीं लिखा जाता, ये कॉम्प्रिहेंसिव अलग से बनाया जाता है, उसमें लिखा जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, मतलब अगर आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो उसमें 4 इनकम अगर ये जोड़ देते हो तो वो इनकम स्टेटमेंट निकल आई जाएगी, फिर उसको कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलेंगे। लेकिन अगर आप उसमें से फिर ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हटा दे तो फिर उसको इनकम स्टेटमेंट बोल देना। ये है बहुत, अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी लॉजिक से, टेंशन नहीं लेनी अभी आपको, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं, मैंने आपको इन डिटेल ये सब चीजें पढ़ा दी हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा बेटा, मैं आपको एक रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा, उसको पढ़ाने से पहले लेकिन मैं आपको एक इक्विवेलेंट कांसेप्ट और कैश बेसिस पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको बेटा स्पेशल लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी प्लस परपेचुअल एंटिटी का कांसेप्ट पढ़ाऊंगा। उसके बाद बेटा मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिलेशनशिप, मतलब इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा। मतलब बेटा ये जो आपने फाइनेंशियल पोजीशन बनाई, क्या इसका कोई रिलेशनशिप है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के साथ, क्या इसका रिलेशन कोई इनकम स्टेटमेंट के साथ है, अरे क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिलेशनशिप कोई बैलेंस शीट के साथ है, अरे क्या चेंजेस इन इक्विटी का कोई रिलेशनशिप बैलेंस शीट के साथ है, बेटा इन सबका एक दूसरे का रिलेशनशिप होता है, वो मैं आपको बताऊंगा बेटा। बट ऑब्वियस होगा क्योंकि हम कौन से सिस्टम फॉलो करते हैं बेटा, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, तो बेटा एक एंट्री कहीं होगी तो दूसरी कहीं ना कहीं तो होगी बेटा, होना ही होना। ये कंसेप्ट पता हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं बेटा ये सब बचपन बच्चे सोचते हैं अरे ये रिलेशनशिप क्या आ गया, मैं कह रहा हूं ना 12th 11th के कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा, ये इसको कुछ नहीं बोलता, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। नहीं हो रहा प्रूफ, अगली क्लास में प्रूफ करके दिखा दूंगा डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। आगे ऐसे ही हमारे लेक्चर्स बेटा आते रहेंगे, पार्ट 1 पे मैं आपको टॉपिक्स देता रहूंगा, ठीक है। तो अभी लाइव क्लासेस चल रही है, जैसे जैसे मैं अभी आपको अपडेटेड रिकॉर्डिंग्स है जैसे जैसे आ रही है आपको वैसे वैसे पढ़नी, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।